नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 50 लोगों की मौत, 76 लोग हुए घायल। हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले के बाद इजराइल का पलटवार, यमन में हूती ठिकानों पर की बमबारी, भीषण हवाई हमले कर मचाई तबाही। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, 11 आतंकियों को किया ढेर। अमेरिका का आरोप, लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा पाकिस्तान, प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर लगाया बैन, कहा इससे सामूहिक विनाश का खतरा। तालिबानियों को आतंकी मानना बंद कर सकता है रूस, कोर्ट को दी संगठन को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने की ताकत, सीरियाई विद्रोहियों से भी रूस की दोस्ती मुमकिन। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई बोले, औरतें नाजुक फूल, नौकरानी नहीं, उन पर बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी, आदमी परिवार का खर्च उठाने को जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर भड़के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार, अमेरिकी वित्त और विदेश विभाग से की बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग। ढाका में भारतीय और बांग्लादेशी मौलानाओं के समर्थकों में झड़प, 4 की मौत, सैकड़ों घायल, इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़े। बांग्लादेश में उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत रद्द, पूर्व गृह मंत्री की सजा भी माफ। 2004 में 10 ट्रक हथियार भारत भेजने की हुई थी साजिश। बांग्लादेश का अडानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप, रॉयटर्स का दावा, भारत से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट रोका। और अब आज की खास खबर। हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। हिंदुओं के साथ हिंसा के खिलाफ भारत समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में एक अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। अमेरिका के सांसद श्री थानेदार ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि ढाका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इन हमलों पर यूएस पार्लियामेंट कार्रवाई करे। बता दें कि शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही श्री थानेदार हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों का मुद्दा उठाते रहे हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने बुधवार को हिंदू अमेरिकियों की मौजूदगी में यूएस कैपिटल के सामने कहा कि मैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन हमलों को अंजाम देने वालों पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने के लिए ट्रेजरी और राज्य के विभागों से आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। थानेदार ने कहा कि तभी से हमने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल देखी है। इसकी वजह से हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थानेदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ एक नई सरकार का निर्माण देश के लिए स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए बांग्लादेश के इतिहास में एक और कोशिश है। हालांकि इस नई सरकार के बारे में मेरी अपनी चिंताएं हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हमारी मदद से बांग्लादेश कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि मजलूमों की मदद करने और उत्पीड़ितों का समर्थन करने का अमेरिका का एक पुराना इतिहास रहा है और ये मुद्दा अलग नहीं होना चाहिए। थानेदार ने कहा कि जब हमें मदद के लिए दुनिया भर से आह्वान मिलता है तो हमें दुनिया के मानवाधिकारों के समर्थक के रूप में उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से शांति बहाल करने और समानता और न्याय के सिद्धांतों पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अपने वादे को पूरा करने की अपील करनी चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बांग्लादेश में कई इलाकों से हिंदुओं के साथ हिंसा और हिंदू मंदिरों को तोड़ने जैसी खबरें बढ़ी हैं। अभी इसी महीने राजधानी ढाका के एक जिले में हिंदुओं पर एक हमले में इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को जला दिया गया था। इससे पहले पूरे बांग्लादेश में 70 से ज्यादा मंदिरों को इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था। ऐसी खबरें भी हैं कि हिंदू धार्मिक नेताओं को संदिग्ध आरोपों में
गिरफ्तार किया गया और कमजोर समुदायों को डर की वजह से अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू एक्शन संगठन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती कहते हैं कि बांग्लादेश में पिछले 5.5 महीनों में जो कुछ हुआ है वो साफ तौर से दिखाता है कि जमाते इस्लामी में अपने सहयोगियों को मोहम्मद यूनुस रोकने में नाकाम रहे हैं। देश में मंदिरों को जलाना, लोगों की हत्या करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना और हिंदू समुदाय के पुजारियों और नेताओं को कैद करके उनके खिलाफ अत्याचार करना आम बात हो गई है। चक्रवर्ती ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी सांसद थानेदार ने बताया है, बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना हमारे मौजूदा प्रशासन के साथ साथ आने वाले प्रशासन पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ये बेहद अहम है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर बौद्धों और ईसाइयों के साथ साथ हिंदुओं और उनमें से सभी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षित स्वायत्त क्षेत्रों के लिए साफ तौर से एक रास्ता तैयार करें। इधर भारतीय संसद में भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठ रही है। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। इसे लेकर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। संसद का सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने प्रियंका के साथ बांग्लादेश वाले बैग के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी बोली, सरकार बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर आवाज उठाए। लोकसभा में सोमवार को भी प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल में सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं वो है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़े हैं। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई थीं। 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़फोड़ और यौन हिंसा के 2 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए। इनमें हिंदू परिवारों पर हमले के 157 और मंदिरों के अपमान के 69 मामले शामिल थे। 25 नवंबर को यूनुस सरकार ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में हिंसा फैल गई जिसमें एक वकील की मौत भी हुई थी। और अब आज की दूसरी खास खबर, रूस यूक्रेन जंग में प्रेसिडेंट पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। रूस के परमाणु हथियारों की कमान संभालने वाले रूसी जनरल की हत्या कर दी गई है। हैरान होने की बात यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर रूस के सबसे बड़े सिपाही को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेन की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने ही इगोर किरिलोव की हत्या की है। कहा जा रहा है कि रूस की धरती पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के इस हमले से न सिर्फ रूस को बड़ा झटका लगा है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। यूक्रेन अब ठीक उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को ढूंढकर मारता है। ज़ेलेंस्की की ये नई रणनीति पुतिन के लिए सिरदर्द बन गई है। ज़ेलेंस्की अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए कभी एजेंट का सहारा ले रहे हैं तो कभी जासूसी करवा रहे हैं। यूक्रेनी सिक्योरिटी और खुफिया सर्विस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनके एजेंट रूसी सेना और उसके
शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशन यूक्रेन के दुश्मनों के खिलाफ हर जगह किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सूत्रों ने जानकारी दी है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां तो ऐसे ऑपरेशन चलाए ही जा रहे हैं। इसके अलावा रूस के अंदर और विदेशों में भी इस तरह के अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञ और सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी SBU के एक पूर्व अधिकारी इवान स्तूपक के मुताबिक रूस के हाई लेवल के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को जिस तरह से मारा गया है उसकी तुलना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पेजर हमले से की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जनरल किरिलोव को स्कूटर में छुपा कर रखे गए विस्फोटक से मारा गया है। इवान स्तूपक ने कहा कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस को फैसला करना था कि या तो शूट किया जाए या फिर उड़ा दिया जाए या जहर दिया जाए। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूसी आक्रामकता के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन, तैयारी और समर्थन को SBU तवज्जो दे रहा है। यूक्रेन की खुफिया सर्विस GUR ने अपने टारगेट की लिस्ट प्रकाशित की है। उसमें रूसी जनरल और रूसी एयरफोर्स के बाकी कमांडर भी शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में एनर्जी ग्रिड पर हमला किया था। लेकिन जब सीक्रेट सर्विस किसी ऑपरेशन का फैसला करती है तो इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि वो शख्स कितना अहम है और उस तक पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है। SBU के सूत्रों से BBC को मिली जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन एक हाई लेवल पेशेवर काम था। ऐसे ऑपरेशन को कई लोगों का एक समूह अंजाम देता है। इसमें पहले देखा गया होगा कि उस जनरल के पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई साथ में तो नहीं है। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अगर विस्फोटक के साथ मॉस्को की सड़कों पर पकड़े जाते या वीडियो सर्विलांस में पकड़े जाते तो खतरे में पड़ सकते थे। इसके लिए एक सुरक्षित रणनीति बनानी होती है ताकि ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकला जा सके। इसमें जो लोग भी शामिल होते हैं उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक और भयावह होता है। रूसी केमिकल वॉरफेयर डिफेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के निशाने पर थे। 54 साल के किरिलोव पर यूक्रेनी एजेंसी SBU ने आरोप लगाया था कि वो प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार थे। SBU ने दावा किया है कि जनरल किरिलोव के नेतृत्व में रूस ने 48,000 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस साल अक्टूबर में ब्रिटेन ने किरिलोव पर बैन लगा दिया था। इस पर ब्रिटेन ने कहा था कि जनरल किरिलोव ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस के प्रोपेगेंडा के तहत गलत सूचनाएं भी फैलाई हैं। हालांकि मॉस्को ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। जनरल किरिलोव को यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद गलत सूचनाओं के कैंपेन चलाने का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने पश्चिमी देशों के खिलाफ जैविक हथियारों के इस्तेमाल की कई कोशिशें की हैं। इससे पहले जनरल किरिलोव ने दावा किया था कि अमेरिका रूस में HIV और हेपेटाइटिस B से पीड़ित जानवरों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका रूस में मच्छरों के वैसे झुंड को छोड़ना चाहता है जो कई विषाणुओं से संक्रमण फैला सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका नई महामारी के लिए वायरस छोड़ने की तैयारी कर रहा है। किरिलोव ने यह भी कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में ऐसा माहौल बना रहा है कि जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल हो सके और पूरा इल्ज़ाम रूस पर लगे। अमेरिका सोवियत संघ से अलग हुए कई देशों में जैविक प्रयोगशाला यानी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि जनरल किरिलोव दूसरों पर आरोप लगाने के मामले में भी काफ़ी सक्रिय थे। रूसी सेना का कोई और अधिकारी पत्रकारों से इतनी बातें नहीं करता था जितनी जनरल किरिलोव किया करते थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन भी उनका एक प्रेस ब्रीफिंग करने का प्लान था। जनरल किरिलोव की मौत पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि किरिलोव के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने किया है। रूस की राजधानी मॉस्को में घुसकर इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम देना बताता है कि यूक्रेन के एजेंट्स का आत्मविश्वास कितना ज़्यादा है। आमतौर पर सीक्रेट सर्विस इस तरह के ऑपरेशन के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाती हैं क्योंकि वो अपने एजेंट को खतरे में नहीं डालना चाहती हैं।
किरिलोव की हत्या से एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रक्षा मंत्री एंद्रेई बेलोसोव ने यूक्रेन में युद्ध की रणनीतियों पर बात की थी कि कैसे इसे जीत की तरफ बढ़ाया जाए। इस बैठक के एक दिन बाद ही रूसी जनरल की मॉस्को में हत्या कर दी गई। पुतिन का सालाना टीवी संबोधन होने वाला है और उसके पहले जनरल किरिलोव की हत्या हुई है। इस संबोधन में पुतिन रूस के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद रूस में तेजी से विकास हुआ है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।